बाबू मोशाय, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए, लंबी नहीं। ये डायलॉग अगर किसी की लाइफ में फिट बैठता है तो उनका नाम है शहीद आजम भगत सिंह। वो 100 साल नहीं जिए, मात्र 23 साल जिए, लेकिन इतना शानदार जिए कि हजारों सालों तक शहीद आजम भगत सिंह के बारे में बात होती रहेगी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आप देखना शुरू कर चुके हैं लर्निंग सीरीज सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। और आज हम बात करेंगे शहीद आजम भगत सिंह के बारे में। आज का वीडियो समर्पित है, श्रद्धांजलि है शहीद आजम भगत सिंह को। बहुत ही मशहूर किस्सा है, बड़ी मशहूर कहानी है कि बचपन में जब भगत सिंह के पिता और चाचा खेत में गन्ने बो रहे थे तो नन्हे भगत सिंह भी कुछ बो रहे थे। पिताजी ने पूछा कि भगत तुम क्या बो रहे हो? तो भगत सिंह ने कहा कि मैं बंदूकें बो रहा हूं, इनमें से आजादी निकलेगी। वो 5 क्रांतिकारी विचार कौन से हैं, वो 5 बड़ी बातें कौन सी हैं जो भगत सिंह की जिंदगी से हम सीख लें तो हमारी जिंदगी में ग्रोथ का रास्ता खुल जाए। आइए बात करते हैं शहीद आजम भगत सिंह की उन 5 बड़ी लर्निंग्स की। सीखने के लिए वैसे तो भगत सिंह साहब की जिंदगी से बहुत कुछ है, लेकिन 5 बातों में पहली बात यह है कि आपकी लाइफ का पर्पस आपको मालूम होना चाहिए, जीने का मकसद होना चाहिए। जब हम इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो इंटरव्यूअर हमसे पूछता है कि आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहां देखते हैं। उसका पूछने का मतलब यह है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। बहुत सारे लोगों को तो मालूम ही नहीं होता करना क्या है जिंदगी में। भगत सिंह साहब जब छोटे थे तभी उन्होंने जीने का मकसद ढूंढ लिया था। वो आजाद हिंदुस्तान चाहते थे। एक घटना हुई जिसने भगत सिंह साहब की जिंदगी में बहुत प्रभाव डाला, उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग अमृतसर में हजारों की तादाद में लोग पहुंचे रॉलेट एक्ट का प्रोटेस्ट करने के लिए। उस वक्त जो अमृतसर का प्रभारी था जनरल डायर, उसने जलियांवाला बाग की जो एकमात्र एंट्री थी उस दरवाजे को बंद करवा दिया और अपनी सेना को ऑर्डर दिया कि आप खुलेआम गोली चलाइए। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे, लेकिन रास्ता बंद था। जो कुआं था उसमें कूद करके लोगों ने जाने दी। सैकड़ों लोगों की जानें गई, हजारों लोग घायल हुए। ये भारत के इतिहास में जितने नरसंहार हुए उसमें से एक बड़ा नरसंहार था। भगत सिंह को जब इस घटना के बारे में मालूम चला तो अगले दिन वो स्कूल में नहीं थे, वो अपने गांव से 30-35 किलोमीटर दूर पहुंच गए जलियांवाला बाग। उस मिट्टी को एक बर्तन में भरा, वो मिट्टी जो सैकड़ों निर्दोष लोगों के खून से लथपथ थी, उस मिट्टी को एक बर्तन में भरा, घर लेकर के आए, उसकी पूजा करने लगे, फूल चढ़ाने लगे। शहीद आजम भगत सिंह जो अपने पिताजी से, अपने चाचा जी से बड़े इंस्पायर्ड थे, क्योंकि उनके पिताजी, उनके अंकल भी स्वतंत्रता सेनानी थे। घर में आजाद हिंदुस्तान की बातें होती थी। शहीद आजम भगत सिंह इन सब से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी जिंदगी का एकमात्र मकसद बनाया, वो था भारत की आजादी। तो उन्होंने अपना मकसद ढूंढ लिया था। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो पर्पस आपको अपनी लाइफ का मालूम होना चाहिए। शहीद आजम भगत सिंह की जिंदगी से सीखने वाली दूसरी सबसे बड़ी बात है त्याग। त्याग की भावना होनी चाहिए। जब भगत सिंह की उम्र 16 साल थी, 1923 का वर्ष था, उनकी फैमिली चाहती थी कि उनकी शादी हो जाए। बहुत कोशिश की घर वालों ने कि शादी कर ले भगत सिंह, लेकिन भगत सिंह शादी नहीं करना चाहते थे। उन्हें मालूम था कि जो रास्ता उन्होंने चुन लिया है, उन्होंने अपने जीवन को राष्ट्र के प्रति समर्पित कर दिया है, जिस रास्ते पर निकल गए उस पर उनकी जान भी जा सकती है। और वो अपने पीछे एक विधवा को छोड़ करके नहीं जाना चाहते थे। बहुत विनम्र तरीके से उन्होंने अपने घर वालों को मनाने की कोशिश की, लेकिन घर वाले नहीं माने। शहीद आजम भगत सिंह ने आखिरकार घर छोड़ने का फैसला लिया, कानपुर पहुंच गए और आजादी की लड़ाई लड़ना शुरू किया। एक चिट्ठी घर छोड़कर जाने से पहले वो लिख करके गए थे अपने पिताजी के नाम। वो हूबहू आपको पढ़ करके सुनाता हूं। जो पत्र उन्होंने लिखा उसमें वो कहते हैं कि पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आजाद हिंद के असूल के लिए वक्फ हो चुकी है, इसलिए मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बाइसे कशिश नहीं है। आपको याद होगा कि जब मैं छोटा था तो बापूजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान किया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ दिया गया है, लिहाजा मैं उस वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूं। उम्मीद है आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार भगत सिंह। 1924 का वर्ष था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बन चुके थे भगत सिंह, और यहीं उनकी मुलाकात पंडित चंद्रशेखर आजाद से हुई। उनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए। HRA जो कि क्रांतिकारी संगठन था जिसने भारत में ब्रिटिशर्स के खिलाफ आवाज बुलंद की, लड़ाई लड़ी। बाद में संगठन का नाम बदल करके हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन यानी कि HSRA कर दिया गया था। यहां शहीद आजम भगत सिंह ने भारत में ब्रिटिशर्स का विरोध करने के लिए कई सारे कदम उठाए।
इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो स्टेप थी वो ये थी कि इन्होंने 1929 में सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंका था। HSRA चाहता था कि 2 क्रांतिकारी जाएं, ब्रिटिशर्स को उनके शासन के प्रति जो गुस्सा है वो दिखाने के लिए असेंबली में बम फेंके, और बम फेंकने वाले ये जो दोनों क्रांतिकारी हैं ये वहीं रुके रहें, सरेंडर करें, ताकि ये मैसेज जाए कि जो क्रांतिकारी हैं वो अंग्रेजों के विरोध में खुद को बलिदान भी कर सकते हैं, खुद की जिंदगी का त्याग भी कर सकते हैं। भगत सिंह के साथ में जो दूसरे क्रांतिकारी गए उनके नाम था BK दत्त यानी कि बटुकेश्वर दत्त। सेंट्रल असेंबली हॉल में जो बम फेंका, जब खुद को सरेंडर किया, 8 अप्रैल 1929 को यह घटना हुई थी। वर्षों की अदालती प्रक्रियाओं के बाद में भगत सिंह को सुखदेव और राजगुरु के साथ 23 मार्च 1931 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। देश के लिए बलिदान करने की जो उनकी इच्छा थी, जो उनका त्याग था, ये उसे दर्शाता है। उन्होंने भारत की आजादी के लिए शादी, घर, आराम और यहां तक कि अपनी जिंदगी भी कुर्बान कर दी। हम में से बड़े सारे लोग आज अपने करियर के लिए, अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए कुछ चीजों का त्याग नहीं कर पाते। सुबह की नींद नहीं छोड़ पाते, घर नहीं छोड़ पाते, अपना गांव नहीं छोड़ पाते, शहर नहीं छोड़ पाते। भगत सिंह की जिंदगी सिखाती है कि जिंदगी में अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो त्याग करना, त्याग की भावना अंदर लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तीसरी सबसे बड़ी बात जो भगत सिंह की जिंदगी से सीखने को मिलती है, लाइफ में एक्शन लेना शुरू कीजिए। 1929 में जब सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंका, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को जेल हुई। जब जेल में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पॉलिटिकल प्रिजनर्स की हालत जानवरों से भी बदतर थी। काल कोठरी में बंद कर दिया गया था, रोटियां फेंक करके दी जाती थी, ना अच्छे टॉयलेट्स थे, ना साफ सफाई थी, ना सही खाना था, अखबार भी पढ़ने को नहीं मिलते थे, किताबें भी नहीं दी जाती थी। जीवन अंदर बदतर था। और ये जो कुछ हो रहा था, इसके खिलाफ भगत सिंह ने आवाज उठाने की सोची। उन्होंने देखा कि जो बाकी यूरोपियन प्रिजनर्स हैं उनको सुविधाएं मिल रही हैं, जो इंडियन प्रिजनर्स हैं उनके साथ में ऐसा भेदभाव किया जा रहा है। 15 जून 1929 को भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर हंगर स्ट्राइक शुरू की, भूख हड़ताल शुरू की। उस वक्त की सरकार को चिट्ठी भी लिखी कि हमारे हालात जो हैं इनको सुधारिए। उनकी हंगर स्ट्राइक में बहुत सारे प्रिजनर्स जुड़ गए और ये जो भूख हड़ताल थी इसने पूरे देश में पॉपुलैरिटी हासिल कर ली। लोगों को गुस्सा आने लगा कि हमारे जो लोग हैं जो आजादी के लिए लड़ रहे हैं, जिनको जेल होती है तो उनके साथ जेल में जानवरों से भी बुरा बर्ताव किया जा रहा है। बहुत कोशिश की ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि भगत सिंह ये हंगर स्ट्राइक तोड़ दें, मान जाएं, लेकिन माने नहीं। बाद में कांग्रेस ने भी भगत सिंह को हड़ताल रोकने के लिए मना लिया और 5 अक्टूबर 1929 उनके पिताजी ने भी उनसे मिलकर के कहा कि आप प्लीज ये हंगर स्ट्राइक बंद कीजिए, इसको खत्म कीजिए। 5 अक्टूबर 1929 यानी कि 116 दिनों के बाद भगत सिंह ने अपनी भूख हड़ताल समाप्त की। उस वक्त का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था 97 दिनों की भूख हड़ताल का, जिसे भगत सिंह ने 116 दिनों तक उपवास रखकर तोड़ दिया। लोग कहते हैं कि भगत सिंह क्रांतिकारी थे, क्रांति उनका विचार था, लेकिन उन्होंने यहां पर अहिंसात्मक रवैया भी अपनाया। भूख हड़ताल रख करके अपनी आवाज बुलंद की और अपनी मांग मनवाई। उन्होंने व्यवस्था के बारे में सोचा और शिकायत नहीं की, बल्कि एक्शन लिया। उनकी जिंदगी से सीखने को मिलता है कि वो हमेशा कोसते नहीं रहे, बल्कि सिस्टम को चेंज करने के लिए, सिस्टम में चेंज लाने के लिए लगातार प्रयास करते रहे। तो वो हमेशा एक प्रोएक्टिव पर्सन थे। लाइफ में अगर आप चेंज लाना चाहते हैं तो एक्शन लेना शुरू कीजिए। सिर्फ जो अपने हालात हैं उनको कोसने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। सीखने वाली चौथी बात है कि आप जिंदगी में पढ़ते रहिए, पढ़ना बंद मत कीजिए, क्योंकि किताबें इंसान की सबसे अच्छी दोस्त होती हैं, तो आपने सुना होगा। लेकिन जब भी आप किसी महान व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि उन्होंने पढ़ने में सबसे ज्यादा समय लगाया। शहीद आजम भगत सिंह के बारे में कहा जाता था कि जब वो जेल में बंद थे तो जो भी उनसे मिलने के लिए आता था उससे कहते थे कि जब भी तुम मिलने के लिए आओ तो अपने साथ एक किताब जरूर लाना। जो शहीद आजम भगत सिंह के वकील थे, प्राणनाथ मेहता, 23 मार्च 1931 की शाम, जिस शाम भगत सिंह को फांसी दी गई थी, उस शाम जब प्राणनाथ मेहता उनसे मिलने के लिए आखिरी बार आए, भगत सिंह जानते थे कि उनके पास में बहुत कम समय बचा है। जैसे ही मेहता जी को देखा तुरंत उन्होंने पूछा कि भाई वो बुक लाए हो कि नहीं लाए हो, द रेवोल्यूशनरी लेनिन, जो कि वो उस वक्त पढ़ना चाहते थे। उन्होंने पहले रिक्वेस्ट की थी कि ये बुक मुझे ला करके देना। जब प्राणनाथ मेहता ने उन्हें वो बुक दी तो भगत सिंह ने बिना समय गंवाए उस बुक को पढ़ना शुरू कर दिया।
प्राणनाथ मेहता जो थे उनसे पूछने लगे कि कैसा लग रहा है, तो उन्होंने कहा मैं हमेशा की तरह खुश हूं, इसमें चिंता की कोई बात नहीं, मुझे मालूम है कि मुझे फांसी दी जाने वाली। फिर प्राणनाथ मेहता साहब ने, जो वकील थे, उन्होंने पूछा कि क्या कुछ चाहते हो, कोई आखिरी ख्वाहिश है? तो भगत सिंह ने कहा कि हां, मेरी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं उसी मिट्टी में जन्म लेना चाहता हूं, उसी देश में पैदा होना चाहता हूं जिस देश में मैं पैदा हुआ हूं, ताकि मैं इस देश की एक बार फिर से अगले जन्म में सेवा कर सकूं। उनसे मिलने के बाद में मेहता साहब राजगुरु और सुखदेव से मिलने के लिए पहुंच गए। बहुत सारे लोगों की भीड़ वहां जेल के बाहर इकट्ठी हो गई थी। जुलूस का डर था, तो इसलिए फांसी का समय 11 घंटे कम किया गया। 24 मार्च को फांसी दी जानी थी, लेकिन 23 मार्च को ही फांसी दे दी गई। जब अधिकारी आए बताने के लिए भगत सिंह को कि आपको फांसी दी जा रही है, तो भगत सिंह ने कहा कि कुछ समय तो दे दो, मुझे ये चैप्टर तो खत्म कर लेने दो, पढ़ तो लेने दो। बताया जाता है कि भगत सिंह ने अपनी जिंदगी में सैकड़ों किताबें पढ़ी, और यहां तक कि वो जब जेल में थे तब भी वो किताबें पढ़ते थे और वहां से आर्टिकल्स लिखा करते थे, ताकि देश के युवाओं को जागरूक किया जा सके। चौथी बात जो है वो यही सिखाती है कि अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा ज्ञान जो है अपनी जिंदगी में ऐड ऑन कीजिए, ताकि आप लाइफ को चेंज कर पाए, एक बेहतर इंसान बन पाए। सीखने वाली आखिरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिंदगी में बहादुर बनिए। बहादुरी का जो गुण है ये बहुत कम लोगों में पाया जाता है, लेकिन अगर आपके अंदर बहादुरी है तो आप रिस्क भी ले सकते हैं, अपनी लाइफ में बड़े कदम भी उठा सकते हैं, जिंदगी में कुछ बड़ा करके भी दिखा सकते हैं। भगत सिंह का सबसे बड़ा गुण था वो बहादुर थे, साहसी थे। 7 अक्टूबर 1930 को जब अदालत ने भगत सिंह और उनके साथियों के लिए मौत की सजा की घोषणा की, तो पूरे देश में लोग उदास हो गए। लोगों को लगा कि ये क्या फैसला हो गया। 7 अक्टूबर से 23 मार्च 1931 तक बहुत सारे लोगों ने भगत सिंह और उनके साथियों को मौत से बचाने की बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन भगत सिंह बचना नहीं चाहते थे, वो मरना चाहते थे। वो जानते थे कि अगर उनकी जान चली गई, अगर वो शहीद हो गए, तो देश के युवा अपनी नींद से जाग जाएंगे और ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना शुरू कर देंगे। उन्होंने पंजाब के उस वक्त के गवर्नर को एक चिट्ठी भी लिखी, क्योंकि वो एक वॉर प्रिजनर थे, इसलिए उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उन्हें फांसी देने की बजाय गोली मार दी जाए। जब उनसे पूछा गया कि ऐसा क्यों करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि क्रांतिकारियों को मरना पड़ता है, क्योंकि जिस पर्पस को वो रिप्रेजेंट करते हैं वो सैक्रिफाइस से स्ट्रांग होता है, बलिदान से मजबूत होता है, ना कि कोर्ट में अपील दायर करने से। जब ये घोषणा हुई, जेल में कैदियों को मालूम चला कि आज शाम ही 23 मार्च की शाम ही फांसी दी जा रही है और सारे साथियों को एक साथ दी जा रही है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, तो बाकी के कैदी बहुत उदास हो गए, रोने लगे। लेकिन जो अधिकारी थे वो बताते हैं कि हंसते हंसते, खुश होकर के तीनों ने फांसी का फंदा चूम लिया और बलिदान हो गए। वो कहते हैं कि इतने लोगों को फांसी दी गई, कोई भी फांसी के वक्त इतना खुश नहीं दिखा जितने खुश ये तीनों थे, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। जैसा मैंने बताया कि उनका सबसे बड़ा गुण था वो बहादुर थे, साहसी थे और देश के युवाओं को जगाना चाहते थे। अगर ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ना है तो उनकी वो फांसी जरूरी थी, ऐसा उन्हें लगता था। शहीद आजम भगत सिंह को बारंबार प्रणाम है। उनके बारे में बात करते हुए आज रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में जब मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं तो ऐसा लग रहा है कि मैं उनकी जिंदगी को अपनी आंखों से देख पा रहा हूं। शहीद आजम भगत सिंह ने 5 बड़ी कमाल की बातें कही हैं। पहली, बुराई इसलिए नहीं बढ़ रही है कि बुरे लोग बढ़ गए हैं, बल्कि बुराई इसलिए बढ़ रही है कि बुराई सहने वाले लोग बढ़ गए हैं। दूसरी, इस कदर वाकिफ है मेरी कलम मेरे जज्बातों से कि अगर मैं इश्क भी लिखना चाहूं तो इनकलाब लिख जाता हूं। तीसरी, जिंदगी तो सिर्फ अपने कंधों पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठाए जाते हैं। चौथी, सीने पर जो जख्म हैं सब फूलों के गुच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। और पांचवी, राख का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है, मैं एक ऐसा पागल हूं जो जेल में भी रहकर आजाद है। शहीद आजम भगत सिंह को आज बारंबार प्रणाम है। आपका आशीर्वाद हम युवाओं पर बना रहे। आपसे सीखने वाली बातें काश हमारे युवा सीख लें। आपकी ऊर्जा हर युवा को मिलती रहे और वो अपनी जिंदगी में आगे की ओर बढ़ता रहे, निरंतर प्रगति करता रहे।
मेरे साथ देखते रहिए हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो, जहां कोशिश रहेगी आपको कुछ सिखाने की, क्योंकि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। और देखते रहिए हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई मोटिवेशनल कहानी। एक बार फिर से वही बात जो अक्सर कहता हूं, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।